नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी और आज हम समझने वाले हैं उनके द्वितीय सत्र की चौथी इकाई जिनका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। तो इस पाठ का साहित्य प्रकार है रेखाचित्र। रेखाचित्र किसे कहा जाता है? तो रेखाचित्र एक आधुनिक विद्या है और जिसमें व्यक्ति के स्वभाव, गुण, सभी बातों का परिचय कराया जाता है। तो इस इकाई का साहित्य प्रकार है रेखाचित्र और इस गद्य के लेखक है शंकर दयाल शर्मा जी। आप यहाँ उनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं, जो हमारे लेखक हैं उनकी फ़ोटो यहाँ पर दी गई है। तो पाठ की समझूती को देखने से पहले हम लेखक का थोड़ा और परिचय देखें तो शंकर दयाल शर्मा जी है वे भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और उनका जन्म भोपाल के मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई थी और आगे की पढ़ाई उन्होंने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की थी। एमए, एलएलबी की उपाधियाँ भी उन्होंने प्राप्त की थी। तो बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वे पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं, अर्जित करना यानी प्राप्त करते हैं, और वहाँ पर 1 वर्ष तक वे प्रवक्ता के रूप में भी रहते हैं। तत्पश्चात यानी उनके बाद भारत लौटकर वे राजनीति में सक्रिय हुए हैं। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई उनकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई है। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उन्होंने पुस्तकें लिखी हुई है, जिनमें से कुछ इस प्रकार की है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। तो यह था हमारे लेखक शंकर दयाल जी का परिचय कि वे हमारे भारत के 9वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो अब बात करते हैं इस गद्य की, इनके शीर्षक की। इनका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का नाम आप सभी लोगों ने सुना है। तो उनके नाम के आगे एक विशेषण जुड़ा हुआ है, कर्मयोगी, यानी कर्म को ही अपना ईश्वर मानने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी है, उनका परिचय इस गद्य में दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के लोकप्रिय नेता थे। तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। इस पद पर वे केवल 19 महीने तक रहे थे और इन दरमियान देश कठिन परीक्षाओं से गुजर रहा था। तो इस पाठ में हम देखें कि उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने देश के प्रति अपना जो कर्म दिखाया था वे प्रशंसा के योग्य थे। तो इस पाठ में लेखक ने कर्म को ही ईश्वर मानने वाले शास्त्री जी के व्यक्तित्व का सुंदर विश्लेषण किया है। यहाँ हम देखें कि कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखाचित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार में उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे थे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे, यानी अपने कार्य को ही महत्व देते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था, अटल यानी कभी न हिलने वाली एक आस्था एवं उनके प्रति संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूल आधार था। यानी कि शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे, वे अपने कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और जो भी कार्य करते थे उनके प्रति वे संपूर्ण समर्पण भाव दिखाते थे, यानी उनके प्रति वे एक निष्ठा से वह कार्य करते थे। और आगे हम देखें तो इस इकाई में कौन कौन से मूल्य समाविष्ट है, यानी हमें कौन कौन से मूल्य देखने को मिलते हैं। तो समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा एवं कर्मठता और सेवा। हम देखें कि लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से हम कौन सा ज्ञान आज प्राप्त करेंगे, उनका यहाँ परिचय देखेंगे तो उनसे हमें कौन से मुद्दे को समझना है कि यानी समर्पण भावना, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उनके प्रति समर्पित होना चाहिए और जो कार्य कर रहे हैं उनमें एक कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, हमारी फर्ज को हमें समझना चाहिए। कर्मठता यानी अपने कर्म को ही अपना भगवान मानना चाहिए और जहाँ हो सके वहाँ हमें ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। ऐसे मूल्य आज हम इस इकाई से समझने वाले हैं। और वे भी किस व्यक्ति के जीवन से? लाल बहादुर शास्त्री के जीवन परिचय से। तो शंकर दयाल शर्मा जी ने यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी का रेखाचित्र किया है, यानी उनके जीवन परिचय के बारे में हमें माहितगार कराया है। तो देखते हैं कि यहाँ एक फ़ोटो दी गई है लाल बहादुर शास्त्री जी की। आप उन्हें देखकर इस गद्य की समझूती भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पाठ की शुरुआत से हम देखें तो शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। क्यों? उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि
मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। यह विधान कौन बोल रहे हैं? लेखक कह रहे हैं कि शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल ही उचित है। शास्त्री जी का सारा जीवन कर्ममय था। वे भाग्य पर भरोसा करके बैठने वाले नहीं थे। वे अपने चिंतन और कर्म शक्ति पर भरोसा रखते थे, अपने हाथ की लकीरों पर नहीं। उनके इसी कर्म ही उनका ईश्वर था। उसके प्रति वे निस्वार्थ भाव से समर्पित होते थे। इस प्रकार जीवन भर निष्काम कर्म में लगे रहने के कारण उन्हें उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना बहुत ही उचित है। हमें 2 मार्क्स या तो सविस्तर प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना क्यों उचित है? तो क्योंकि वे लेखक कहते हैं कि उनका पूरा जीवन कर्म से भरा हुआ ही मालूम होता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार के ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे थे, उनका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे एक सामान्य परिवार के थे, फिर भी प्रधानमंत्री के जैसे उच्च पद पर वे किस प्रकार पहुँचे, वे उनके कर्म पर ही आधार रहा है। तो वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते थे और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म पर, उनकी शक्ति पर अधिक भरोसा होता था। कुछ लोग क्या करते हैं? आलसी होते हैं। वे क्या करते हैं? अपने नसीब को, अपने भाग्य के आधारित अपना जीवन छोड़ देते हैं। परंतु लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति थे, वे अपने हाथ की लकीरों पर इतना विश्वास नहीं करते थे जितना अपने कर्म पर विश्वास करते थे, और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता खुद अपने आप बनाते थे, वे आगे बढ़ते थे। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था, और हम देखें तो वे अपने कार्य को ही अपना भगवान मानते थे, और उनके जिस अच्छा कार्य करने में ही वे भगवान की पूजा को समझते थे। इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। वे ऐसा नहीं सोचते थे कि मैंने अपने देश के लिए इतना कार्य किया तो देशवासी मुझे मेरी प्रशंसा करे, मेरी तारीफ करे। नहीं, वे किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते थे, और बिना फल की आशा रखे ही वे अपना कार्य करते थे। इसीलिए हम कहें कि वे यहाँ तक कि वे जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर यानी ऐसे मौके मिलते, तब भी वे उन्होंने उस ओर हमेशा अपेक्षित दृष्टि रखी है। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी नहीं, परंतु उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होगा। हम देखें कि लाल बहादुर शास्त्री ऐसे कोई लालची व्यक्तियों में से नहीं थे। वे ऐसा नहीं सोचते थे कि उन्होंने इतना कार्य किया है तो उन्हें भी उनके परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ मिलना चाहिए, परंतु उन्हें ऐसे मौके मिलते तो भी वे क्या करते थे? उन्हें ठुकरा देते थे, यानी उनके प्रति अपनी अपेक्षा दृष्टि रखते थे। वे किसी भी फल की आशा रखे बिना ही अपना कार्य करते थे। तो उनके नाम के साथ कर्मयोगी के बजाय हम कहें तो निष्काम कर्मयोगी कहना ही अधिक उचित है। निष्काम का अर्थ यहाँ पर हम देखें तो उनका अर्थ होता है कि किसी भी फल की आशा न रखना और फिर भी अपने कार्य के प्रति सजग रहना। तो यहाँ हम उनके नाम के साथ कर्मयोगी के साथ साथ निष्काम कर्मयोगी भी हम उन्हें कह सकते हैं। गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप है, यानी हमारी जो भगवत गीता है या तो गीता है जो हमें जीवन की सही मार्ग दिखाती है, तो उन्हीं के आधारित हम कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री भी कर्मयोगी तो थे ही, परंतु वे निष्काम कर्मयोगी थे। इसलिए उन्हें उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण के बजाय हम कहें तो निष्काम कर्मयोगी लगाना ही काफ़ी उचित है। आगे हम उनके बारे में देखें तो अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीनों बातें हम देखें कि अपने उद्देश्य यानी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ यानी मजबूत आस्था यानी विश्वास, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव होना और कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, यह तीनों बातें हम देखें तो उनके जीवन से हमें सीखने को मिलती है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने जीवन में एक लक्ष्य निश्चित करना चाहिए, उनके प्रति दृढ़ आस्था होनी चाहिए। उन्होंने जो लक्ष्य तय किया है उनके प्रति उनका दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें कर्म यानी प्रयत्न करते रहना चाहिए, और उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लक्ष्य तय कर दिया फिर बात खत्म, नहीं। उस लक्ष्य के प्रति कर्म करना है और उस लक्ष्य के प्रति अपना संपूर्ण जीवन सौंप देना है, यानी संपूर्ण समर्पण भाव रखना है। यह तीनों बातें हमें उनके जीवन से सीखने को मिलती है। आगे हम देखें तो मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है, यह हमें लेखक समझाते हैं।
अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या किसी भी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं और अपने दायित्व यानी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निर्वाह यानी निभाना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। यहाँ पर हम देखें तो हमें कौन सी बात समझने को आती है। लेखक कहते हैं कि एक दिन उन्होंने अपने भाषण में एक जगह कहा था कि यदि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को सफल देखना चाहते हैं, यानी कि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं और उस कार्य में आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको एक बात याद रखनी है। कौन सी बात याद रखनी है? और वे कहते हैं कि उन कार्य के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है वे पूरी तरह से निभाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? अपने कार्य और समर्पण, जो भी आपने कार्य कर रहे हैं उनके प्रति आपको समर्पित होना है, यानी अपना पूरा जीवन उनके प्रति लगा देना है और उनके प्रति भक्ति और कर्म के प्रति अपनी एक श्रद्धा दिखानी है और उनमें एक प्रकार का समन्वय होना चाहिए। कौन से कार्य में समन्वय होना चाहिए? जो कार्य करते हैं उनके प्रति समर्पण भाव दिखाना है और कर्म के प्रति सही आस्था रखनी है। यही समन्वय यानी यही दो कार्य के बीच जुड़े हुए रहेंगे तो ही आप अपने लक्ष्य के प्रति सफल हो सकते हैं और अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभा सकते हैं। फिर चाहे आप किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, यदि उसमें आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं या तो अपने लक्ष्य पर सफल होना चाहते हैं, तो आपको इन दोनों बातों को क्या करना है? याद रखना है या तो उनको समझना है। यह सारी बातें हमें उनके जीवन से सीखने को मिलती है। तो आगे लेखक कहते हैं कि मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनकी इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ जो हमने ऊपर के परिच्छेद में देखा है। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य यानी भेद इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है, यानी छिपी हुई है। निहित का अर्थ होता है उनमें छिपी हुई है। तो यहाँ हम देखिए कि लेखक कहते हैं कि उनका जीवन दर्शन यानी उनका जो हम जीवन देख रहे हैं, उनकी जो विचारधारा देख रहे हैं, उन्हीं से हमें पता चलता है कि उनकी सफलता का रहस्य इसी में छिपा हुआ होगा। आगे वे कहते हैं कि शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का एक अनुपम उदाहरण रहा है। यदि हम हमारे जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें उनके जीवन से कुछ सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। कौन कौन से? तो शास्त्री जी का जीवन हम देखेंगे तो उनमें उन्होंने हमेशा श्रम को ही महत्व यानी कर्म या तो परिश्रम को महत्व दिया है। लोगों के साथ, ज़रूरतमंदों के साथ सेवा उन्होंने की है। अपना संपूर्ण जीवन सादगीपूर्ण बिताया है और कार्य के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण भाव दिया है। यही चारों बात हम उनके जीवन से ग्रहण कर सकते हैं। यदि हम सफल होना चाहते हैं तो उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते हैं, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता है। एहसास का अर्थ होता है अनुभव। हम यहाँ देखें तो सिर्फ उनके जीवन के इन गुणों, उनके कार्यों और विचारों को देखकर नहीं, लेकिन उनके व्यक्तित्व को ही देखकर हमें पता चल जाता है कि उनका जीवन कितना सादगीपूर्ण बीता हुआ होगा। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय यानी जोड़ था। वे जो कुछ कहते थे वे ही करते थे, जो कुछ भी करते थे वे एकमात्र राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की भावना से प्रेरित होकर ही करते थे। लाल बहादुर शास्त्री अपने विचारों से वे काफ़ी सजग थे। वे जो कुछ बोलते थे वे ही करके दिखाते थे और जो कुछ भी कार्य करते थे उनका लक्ष्य एकमात्र यही होता था कि अपने कार्य से हमारे देश को किसी न किसी प्रकार का लाभ या तो फायदा होना चाहिए या तो हमारे देश की प्रगति होनी चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर वे अपना कार्य करते थे। लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक सबसे बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे। उनकी यही विचारसरणी पर देशवासी उन पर अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाना काम कठिन नहीं था, परंतु पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम जो कम कठिन था, वे उस समय यह साफ साफ देशवासियों ने देखा कि उन राजनीतिक विरासत को संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को उन्होंने पूरा किया। जब जवाहरलाल नेहरू देश की राजनीतिक विरासत छोड़कर इस दुनिया से अलविदा हो गए थे, तब देशवासी उदास हो गए थे।
उन्हें लगा कि अब इस देश की प्रगति किस प्रकार होगी, परंतु उन्होंने उस वक्त देखा कि लाल बहादुर शास्त्री में वे सभी गुण थे, वे सभी शक्ति थी जो अपने देश को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं और नेहरू की जो इच्छा थी वे उन्हें पूरी कर सकते हैं। तो और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। आकांक्षा यानी इच्छा। हम देखें तो यहाँ हमारा 2 मार्क्स का प्रश्न या तो सविस्तर प्रश्न बन सकता है कि शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, किस प्रकार। तो प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभाल कर शास्त्री जी ने ही देश की आकांक्षा को पूरा किया। देशवासी की जो भी इच्छाएं थी वे लाल बहादुर शास्त्री ने पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र बिल्कुल निर्मल था और हम यहाँ देखें तो शुद्ध और पवित्र था। उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। वे अपने इरादों से बहुत ही मजबूत थे। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर यानी इन्हीं गुणों की शक्ति पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने में और उसे आगे बढ़ाने में कामयाब हुए थे और यही विचारसरणी और अपने कार्य की वजह से वे देशवासियों के लोकप्रिय नेता बन गए थे। आगे हम देखें तो यहाँ आप फोटो भी देख सकते हैं। वे लोगों के साथ कितना विनम्र भाव से अपना व्यवहार करते थे। उनके व्यक्तित्व में ही एक प्रकार की विनम्रता दिखाई देती थी और जो भी कार्य करते थे देश को लाभ पहुंचाने के हित में ही करते थे। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यहाँ दिखाई गई है। वे कौन सी है उनको देखें तो वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, यानी उनका परिवार बिल्कुल सामान्य था। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी, यानी उनका लालन पालन हुआ था, उनका भरण पोषण हुआ था। और जब वे देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गए थे तब भी वे हमेशा सामान्य ही बने रहे। उनमें किसी भी प्रकार का कोई घमंड या तो पद का घमंड नहीं था। हम देखें कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे एक सामान्य परिवार से आए थे और सामान्य परिवार में उनका भरण पोषण हुआ था और इतने प्रधानमंत्री के पद पर ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे हमेशा अपने जीवन में सामान्य ही बने रहे। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। और आगे हम देखें तो विनम्रता यानी विवेकशीलता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार से आकर्षण पैदा करती थी। वे लोगों के इतने प्रिय नेता क्यों बन गए थे? क्योंकि उनके व्यक्तित्व में विनम्रता थी, विवेक था, उनका जीवन सादगीपूर्ण था और उनका व्यवहार भी सरल था। और यही व्यक्तित्व के कारण से वे लोगों के आकर्षण के केंद्र बन जाते थे। लोगों को वे प्रिय बन गए थे, वे प्रिय नेता लोगों के बन गए थे। इस दृष्टि से हम देखें तो शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। हमें 2 मार्क्स के प्रश्न में भी पूछा जाता है कि शास्त्री जी का जीवन या तो उनका व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब क्यों था। तो यहाँ हम देखें कि अधिक करीब था, यह कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही उन्होंने सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं के आदर्शों पर चलते रहे। यहाँ हम देखें तो जो गांधी बापू है वे अपना जीवन भी सादगीपूर्ण बिताते थे। उनका व्यवहार भी लोगों के प्रति विवेकी था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी बापू भी सामान्य परिवार से उठकर इतने बड़े व्यक्ति बने थे। तो ये सभी गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी हम देख सकते हैं। तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व गांधी बापू से काफ़ी करीब था, यानी नज़दीक था। और बापू से प्रभावित होकर उन्होंने सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और देश सेवा में वे लग गए थे। शास्त्री जी पर हम देखें तो भारतीय विभिन्न चिंतकों का, डॉक्टर भगवान दास जी का तथा गांधी बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वे जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश हुई थी। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य बने रहे। उनका व्यवहार विनम्र, सरल और सादगीपूर्ण जीवन, जन सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग हुआ करते थे। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। तो गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतदारों का कार्यक्रम भी चलाया था। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा था। और आगे हम देखें तो शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की एक पंक्ति याद आती है। लेखक कहते हैं कि यदि हम शास्त्री जी के व्यक्तित्व को देखें तो बाइबिल एक धर्म ग्रंथ है। उनकी एक पंक्ति उनको यहाँ पर उचित लगती है। वह कौन सी थी कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे।
जो व्यक्ति विनम्र होगा वे ही इस पृथ्वी के सच्चे वारिसदार कहलाएंगे। हमें 1 मार्क्स के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि बाइबल की वह कौन सी उक्ति थी जो लाल बहादुर शास्त्री के लिए यहाँ पर उन्हें या जो हमारे लेखक हैं उनको याद आती है। तो वे कहते हैं कि विनम्र लोग जो होते हैं, विवेकी लोग जो होते हैं, वे ही सच्ची अर्थ में पृथ्वी के वारिसदार कहलाने के लायक होते हैं। तो आगे हम देखें कि शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे स्कूल में विद्यार्थी थे। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने देश सेवा में अपने मन को लगा दिया था। कि हम कहें कि शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में छोटे से विद्यार्थी के रूप में थे और उनकी उम्र उस वक्त कितनी थी? 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान यानी बुलाने पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे और इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा किया था। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों में ही लगा रहता था। वे देश के प्रति इतने समर्पित थे कि जो भी कार्य करते थे उन्हें सबसे पहले अपने देश के हित में ही अपने देश का हित ही उन्हें दिखाई देता था और उनका मन हमेशा देश को आज़ाद कराने में और सामाजिक कार्यों में ही लगा रहता था। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, यानी उनमें जुड़ गए, जिसके वे जीवन भर क्या रहे थे? सदस्य रहे थे, उनके सभ्य रहे थे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूत द्वारों के काम में अपने आप को लगा दिया था। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय यानी नया अभ्यास प्रारंभ हो गया था। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा था। यहाँ हम एक बात को देखें कि जो नमक कानून तोड़ो आंदोलन जो है, ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था। इससे नमक महंगा हो गया था। गांधी जी ने इसका विरोध किया और 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती से दांडी तक की कूच की। हजारों लोगों ने उनका साथ दिया और दांडी पहुंचकर और समुद्र के किनारे से नमक उठाकर उन्होंने नमक का कानून तोड़ा और एक आंदोलन शुरू किया। उनमें भी उन्होंने उनका लाल बहादुर शास्त्री ने सहयोग दिया था। तो यहाँ हम देखें कि 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा था। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा शुरू होती है, यानी कि देश के खातिर उन्हें जेल जाना पड़ा था। देश के अच्छा कार्य करने के प्रति अंग्रेज लोगों ने उन्हें बंदी बना दिया था। तो यहाँ से उनकी जेल यात्रा शुरू हुई थी। तो हम देखें कि यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। अंग्रेजों को हमारे देश से दूर भगाने के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया था वहाँ तक उनकी जेल यात्रा चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए थे। यदि हमें 1 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए तो उनका उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त होता है कि जब तक वे देश सेवा में जुड़े रहे थे तब तक वे 7 बार जेल गए थे। इसी से यह अंदाजा यानी अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश को आज़ाद कराने के लिए कितनी बड़ी ललक थी। ललक यानी उनकी इच्छा थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी और सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे बड़ी लंबी जेल यात्रा मानी जाती थी। अपने देश को आज़ाद कराने तो हमने देखा कि देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने क्या किया, इस दौरान कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो आगे हम देखते हैं कि इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे थे। जनता की सेवा करना और देश की प्रगति करना ही उनका एक मात्र लक्ष्य था। तो इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, तो वे दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे हुए थे। यानी उन्हें जब प्रधानमंत्री का पद मिल चुका तब भी वे देश सेवा में लगे हुए थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भी बनाए गए और इस पद पर वे 1938 तक वे रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए जब भी किसान की बात आती थी तो वे उनकी मदद के लिए तत्पर रहते थे। यहाँ हम देखें कि
इसलिए उसको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो हम कह सकते हैं कि किसानों के प्रति उनके मन में जो भी विशेष लगाव था, इस वजह से जब उन्हें उन किसानों की परिस्थिति दशा यानी उनकी परिस्थिति का अध्ययन यानी अभ्यास करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, तो भी वे वहाँ पर रहकर उन्होंने बहुत ही बड़ा कार्य किया है। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारों की उन्मूलन पर विशेष जोर दिया था। यहाँ हम देखें कि वे किसानों के प्रति उनके मन में बड़ी चाह थी या तो लगाव थी, वे उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर उन्होंने विशेष जोर दिया था। उन्मूलन यानी जड़ मूल से नष्ट करने वाले जो जमींदारी थे, उन पर उन्होंने विशेष कार्य किया था। आगे हम देखें कि इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे थे। यानी कि जब वे किसानों का कार्य कर रहे थे, उनके बाद 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी कार्य से जुड़े रहे थे। और लेखक कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि इसी अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया है। निकट यानी नज़दीक से। हम देखें कि वे जनता के एक सेवक के रूप में अपने आप को मानते थे। तो लेखक बताते हैं कि इनके इसी अनुभव जो जब वे नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे थे, तब उनका इस दौरान का जो अनुभव था, वे ही शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराते थे। यानी नागरिकों की जो भी समस्याएं थी, उनका उन्होंने नज़दीक से अनुभव किया था। उनके पास ग्रामीण जीवन का भी अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। तो लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण यानी उन समस्याओं को दूर करने की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित हो गए थे। यहाँ हम कहें कि लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से वे अच्छी तरह परिचित हो चुके थे। जब वे नगर पालिका से किसी न किसी कार्य से जुड़े रहे थे, तो उन्हें उन ग्रामवासियों की सेवा करने की या तो उनको नज़दीक से पहचानने की ऐसे उन्हें मौके मिले थे, तो जिनके कारण से उनकी समस्याओं का निराकरण करने का उन्हें काफ़ी अच्छा परिचय हो चुका था। कार्य के प्रति निष्ठा यानी आस्था, विश्वास और मेहनत करने की अदम्य शब्द समूह के लिए भी एक शब्द है, जिनको कभी हम कहें कि दबाया ना जा सके या तो उत्कट। तो वे कहते हैं कि कार्य के प्रति अपनी आस्था और मेहनत करने की जो उनमें उत्कट शक्ति थी, उनके कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। निर्वाचित यानी पसंद किए गए थे। और यानी हम एक बात और कहें कि बहुमत द्वारा कई लोगों के द्वारा उन्हें पसंद करना था, यानी निर्वाचित किए गए थे। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई मानी जाती है, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने पर हुआ है। हम देखें कि वे छोटे छोटे पद पर रहते हुए भी अपना कार्य किस प्रकार निष्ठा भाव से करते थे और किसी भी प्रकार के फल की आशा रखे बिना अपने कर्तव्य को किस प्रकार पूरा करते थे, उन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं कि वे इतने बड़े पद पर पहुँचे और लोगों के प्रिय नेता बन गए। तो यहाँ बताया है कि सही मायने में ही शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत तभी से हुई है और जिसका समापन वे देश के प्रधानमंत्री के इतने ऊंचे पद तक पहुँचे वहीं तक चला है। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था और उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए उन्होंने कहा कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। यहाँ हम देखें कि जो भी लाल बहादुर शास्त्री थे, वे जो भी पद पर रहे वहाँ पर उन्होंने निष्ठा भाव से अपना संपूर्ण कार्य बहुत ही अच्छी तरह से किया था। तो इंदिरा गांधी भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानती है और वे कहते हैं कि उन्हीं के मार्गदर्शन से उन्हें राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और राजनीतिक जीवन का उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था।
तो आगे हम देखें कि यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने कितने महत्वपूर्ण पद पर रहकर कार्य किया था। नगर पालिका से वे जब जुड़े तो उन्हें देशवासियों की जो भी समस्या है उनके निराकरण करने का यानी उनका समाधान ढूंढने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ था और वे देश सेवा में ही अपना कर्तव्य और अपना कर्म मानते थे। तो यहाँ तक हमने इस परिच्छेद में देखा कि वे किस प्रकार अपना कार्य निष्ठाभाव से करते थे। तो देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में भी शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर यानी अलग अलग पद पर रहकर उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया है। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया था। बाद में हम देखें तो वे बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए थे और उनके बाद केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य और उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद भी संभाला था। केंद्र में आने के बाद वे क्या करते हैं तो अलग अलग पद पर रहकर वे अपना कर्तव्य निभाते हैं। रेल और परिवहन यानी माल सामान आदि की एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो क्रिया यानी ट्रांसपोर्ट। फिर हम कहें संचार तो संदेश वहन। प्रशासकीय दक्षता या हम देखेंगे तो प्रशासन शासन से संबंधित विभिन्न पद पर रहकर उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया था। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। प्रशासकीय यानी शासन से संबंधित दक्षता यानी निपुणता। इस कार्य में उन्होंने अपनी जो निपुणता दी है या तो उन्होंने अपना जो कार्य किया है वे ही हमारे देशवासियों के लिए एक अच्छे उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। यहाँ हम देखेंगे औपचारिकताओं यानी जो केवल कहने सुने या तो दिखाने के लिए ही हो ऐसा नहीं, परंतु उनका दृष्टिकोण हम देखें तो बहुत ही अत्यंत व्यवहारिक पूर्ण था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उन्हें जो भी पद मिला तो वे ऐसा नहीं सोचते थे कि अब मेरा पद ऊंचा है तो मैं अपने से छोटे लोगों के साथ अलग व्यवहार करूं या तो दूसरे के साथ अलग नहीं, वे सबके साथ एक ही प्रकार का व्यवहार करते थे। उन्होंने कभी भी अपने आप को पद के कारण ऊंचा नहीं माना है। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। वे कभी भी अपने आप को जनता के शासक के रूप में नहीं मानते थे, परंतु वे जनता के सेवक के रूप में ही अपने आप को देखते थे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि उनकी सबसे बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं परंतु उनके क्या है सेवक है। वे हमेशा उन पर धाक धमकी करने वाले व्यक्ति नहीं, परंतु वे हमेशा जनता की समस्याओं का निराकरण करने वाले उनके सेवक के रूप में अपने आप को देखते थे। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही थी, साथ ही साथ सारे देश में भी उन्हें लोकप्रियता मिली। उनका विनम्र व्यक्तित्व और अच्छे स्वभाव के कारण हम देखें तो उनके कारण उन्हें अपने विभिन्न मंत्रालयों में तो उन्हें अच्छी लोकप्रियता मिली थी, परंतु साथ ही साथ देश में भी उन्हें अच्छी लोकप्रियता मिली। वे देशवासियों के प्रिय नेता बन गए। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन यानी उनकी मृत्यु के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें स्वीकार किया था। उनके व्यक्तित्व में इतनी सरलता, उनका स्वभाव भी इतना विवेकपूर्ण था कि देशवासियों ने उन्हें नेहरू की मृत्यु के बाद उनमें एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देखा और उनमें उन्होंने उनको पद दिया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण के रूप में है। यानी कि छोटे से समय में भी वे रहे फिर भी वे जनता के लोकप्रिय नेता बन गए। यानी उन्होंने कई इतने अच्छे कार्य किए कि वे लोगों के प्रिय व्यक्ति बन गए। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उद्देश्य यानी लक्ष्य, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या तो भटकाव कहीं भी नजर नहीं आता था। हम देखें कि धुंधलापन यानी अस्पष्टता और भटकाव यानी लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर हो जाना। वे जो भी लक्ष्य तय करते थे
उसी पर वे अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाते थे और निष्ठा अपने कर्तव्य पर आस्था रखते थे और उन्हें पूरा करने में वे अपने आप को गौरवान्वित भी अनुभव करते थे। यानी कि उनका लक्ष्य किसी भी प्रकार का धुंधलापन नहीं था, या तो उन्होंने जो लक्ष्य तय किया है उनसे कभी वे भटके नहीं थे, यानी कि अपने लक्ष्य को छोड़कर कहीं भागे नहीं थे, परंतु उन्होंने जो तय किया है वह पूरा करने के लिए वे हमेशा मेहनत करते थे। आगे हम देखें कि वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से ही काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्य को ही तरजीह दी। तरजीह यानी प्राधान्य अथवा तो हम कहें कि महत्व। हम देखें कि वे हमारे देश के इतने महत्वपूर्ण पद पर रहकर उन्होंने जो अच्छा कार्य किया था तो स्वाभाविक रूप से वे उन अधिकारों के संपन्न थे, परंतु उन्होंने हमेशा अपने आत्मा संयम से यानी अपने मन से हर एक कार्य को पूरा किया है। किसी भी प्रकार के अधिकारों के बजाय उन्होंने अपने कर्तव्य को ही महत्व दिया है। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय बन सके थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने क्या किया था, छात्रों को अपने मन का एक विचार बताया था। वह कौन सा था, हम देखें तो हमें सविस्तर प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, यहाँ आप देख सकते हैं। उन्होंने छात्रों को कहा था कि आप भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, यानी आप अपने भविष्य में जो कुछ भी बनना चाहते हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हो। लाल बहादुर शास्त्री जी छात्रों को एक विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि आप अपने जीवन में चाहे जो कुछ भी बनना चाहते हैं और आपके जीवन की, आपके भविष्य की चाहे कोई भी मंजिल क्यों न हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना है कि आप सबसे पहले देश के एक नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देते हैं, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। यानी हमारी सरकार हमें जो कुछ भी दे रही है या तो आपका देश आपको दे रहा है, उनमें आपसे कुछ जिम्मेदारियों का बोझ भी आप पर डालते हैं, तो आपको उन जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है। पर सबसे पहले तो आप देश के नागरिक हैं। आगे वे कहते हैं कि हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। यानी हम कहेंगे तहत यानी अधीन, उनके अधीन होना चाहिए। चाहे हमें जो कुछ भी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, फिर भी हमारा जो कार्य है वो हमारे देश के लाभ में ही होना चाहिए। या तो हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिन्हें हमारे देश की प्रगति की ओर जो ले जाने का विचार ही करना चाहिए। तो अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने क्या कहा था, अपने अधिकार के बजाय अपने कर्तव्य को महत्व दीजिए और आत्मसंयम से अपने कार्य में जुट जाए। यही सभी बातें हमें उनके जीवन से सीखने को मिलती है। तो हम कहें कि जो भी उन्होंने इस प्रकार छात्रों को दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में जो अपने विचार प्रकट किए, वे विचार करने के भी योग्य है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा जो यह पाठ है वह समाप्त होता है और हम देखें कि पूरे पाठ में हमने लाल बहादुर शास्त्री जी जो है हमारे, उनके जीवन परिचय को हमने देखा और हम देखें कि उनके जीवन से भी हमें कई ऐसी बातें हैं जो सीखने को मिलती है, कई ऐसे गुण हैं जो हम हमारे जीवन में भी क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। तो पूरा पाठ हमने देखा है। यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं जिनमें कुछ कठिन शब्द है, आप चाहे तो उनमें से उन्हें पढ़ सकते हैं और उनके बाद जो स्वाध्याय और अभ्यास है वे हम हमारे दूसरे पाठ में देखेंगे और उनके प्रश्न के उत्तर नोटबुक में लिखेंगे। तो नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।